हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर हमारा चल रहा था फर्स्ट यूनिट, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। इसके अंदर मैंने आपको दो टॉपिक को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। कौन कौन से दो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं? तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कराया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद से मैंने आपको कंप्लीट कराया था बोर का परमाणु मॉडल। इन दो टॉपिक को मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा उस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बोर के एटॉमिक मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इसकी व्याख्या देखने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या देखने वाले हैं। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसमें हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले टॉपिक आपका आता है बोर के परमाणु मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले इसमें आपको यह समझने की जरूरत है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपकी माइंड में क्लिक करना चाहिए ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आखिरकार है क्या। तो देखो, जब आप एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस भर लो और उसके साथ साथ उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि वो ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ेंगे, एक्साइट हो जाएंगे। जब एक्साइट होकर के वह अपने सामान्य स्तर से उच्च स्तर पर चले जाएंगे, जब वो सामान्य स्तर से उच्च स्तर पर चले जाएंगे तो कुछ देर बाद वह जो है वापस अपनी मूल अवस्था में लौटेंगे। जब वो अपनी मूल अवस्था में वापस लौटेंगे तो वह जो है ऊर्जा को फोटॉन के रूप में, यानी कि प्रकाश को ऊर्जा के रूप में छोड़ते हैं। और जब यही प्रकाश को ऊर्जा के रूप में छोड़ते हैं, यही प्रकाश आपका जो है, हम इस प्रकाश को एक स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देख सकते हैं। उसमें क्या दिखाई देगा आपको? तो उसमें यह दिखाई देगा कि जो हाइड्रोजन गैस से निकलने वाला आपका प्रकाश है वह कुछ विशेष ब्राइट लाइन के साथ में आपको दिखाई देगा, और उसी ब्राइट लाइन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? सब कुछ जो कुछ मैंने आपको बोला है सब कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि जब हाइड्रोजन गैस को किसी विसर्जन ट्यूब यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है और उसके साथ उस पर क्या कहे जाएंगे, उस पर लो प्रेशर पर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो उसका क्या होगा? हाइड्रोजन के जो परमाणु है वह उसको ऊर्जा मिलेगी। जब हाइड्रोजन के परमाणु को ऊर्जा मिलेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि उत्तेजित हो जाएंगे, और एक्साइट होकर के उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्तर से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से कहां चले जाएंगे? ग्राउंड स्टेट से आपके जो है आपके उच्च स्तर पर, यानी कि हाई लेवल पर आपके चले जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य स्तर से उठ करके उच्च स्तर पर चले जाते हैं। समझ में आया? आपको प्रॉपर डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस अभी डिफिनेशन समझने की कोशिश करो। फिर इसके बाद से मैंने आपको बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस फिर से अपनी मूल अवस्था में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में वापस लौटते हैं, तो वह ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। किसके रूप में छोड़ते हैं? तो एनर्जी को लाइट के रूप में एमिट करते हैं। जब वह एनर्जी को लाइट के रूप में एमिट करते हैं तो उस एनर्जी को हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से देख सकते हैं? हम उस एनर्जी को स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देख सकते हैं। जब स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस से निकलने वाला जो आपका प्रकाश है, हाइड्रोजन गैस से निकलने वाला जो आपका प्रकाश है वह कुछ विशेष तीव्र रेखाओं के साथ में, ब्राइट लाइंस के साथ में हमें दिखाई देता है। और यही जो ब्राइट लाइंस हमें दिखाई देता है एक सीरीज के रूप में दिखाई देता है, एक श्रेणी के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? इसी श्रेणी को हम कहते हैं हाइड्रोजन श्रेणी, या फिर कह सकते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन की रेखी या फिर हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम जो है यही आपका सीरीज कहलाता है। समझ में आया? दोबारा समझने की कोशिश करना। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ध्यान समझना। ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। सेम कलर यूज करूंगा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने भर रखा है हाइड्रोजन गैस। क्या भर रखा है? हाइड्रोजन गैस भर रखा है, लो प्रेशर पर भर रखा है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। मान लो हमने इधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दिया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो उसके बाद से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस के परमाणु है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वह क्या होगा? वह उसमें उसको एनर्जी मिलेगी। जैसे उसको एनर्जी मिलती है तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने ग्राउंड स्टेट से उठ करके अपने ऊंचे वाले लेवल पे, यानी कि उच्च स्तर पर चले जाते हैं। जब वो उच्च स्तर पर चले जाते हैं तो वह थोड़ी देर रुक करके, क्योंकि पता है वो एनर्जी उसे मिली है इसलिए वो ऊपर भाग रहा है, और जैसे फिर कुछ देर बाद वह जो है वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता है तो उसी एनर्जी को वह जो है प्रकाश के रूप में छोड़ता है। उस प्रकाश को हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देख सकते हैं। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से उस प्रकाश को देखते हैं तो हमें वह जो है एक ब्राइट लाइन की सीरीज के रूप में दिखाई देता है, और वही सीरीज हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया तो जो हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन थे वह क्या हो गए? एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद से वह
अप लेवल पे गए, यानी कि उच्च स्तर पर गए। उच्च स्तर से जाने के बाद से वो वापस जब लौट रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि प्रकाश को एनर्जी के रूप में छोड़ा। जब प्रकाश को एनर्जी के रूप में जैसे ही छोड़ा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, स्लिट लगा दिया। स्लिट क्या करता है कि जितने भी प्रकाश है उस प्रकाश को सेंट्रलाइज करके मैंने इस स्प्लिट की सहायता से गुजारा। ताकि स्लिट क्यों लिया, ताकि जो जितने भी हमारे एनर्जी है वो सेंट्रलाइज होकर के एक हमें जो है एक सीरीज के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो जैसे इस स्लिट को एक प्रिज्म से देखो गुजारा गया तो जो हमारी सीरीज थी, यानी कि जो हमारा एनर्जी था वह हमें जो है कुछ इस प्रकार से बट करके दिखाई देता है। सीरीज के रूप में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पे आप देख सकते हैं वायलेट, ब्लू ग्रीन और रेड कलर में हमें जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और यही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख करके समझाया हुआ हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा, इनके मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्होंने कैसे की, तो आपको होगी सर जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो वह ऊर्जा का लॉस करता है और ना ही वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ना उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है और ना ही उसमें ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वह क्या करता है, तो वह ऊर्जा को अवशोषण करता है। कैसे करते हैं, जब एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा तभी तो हाई लेवल में जाएगा। तो जैसे ही उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया वह हाई लेवल में चला गया। जब हाई लेवल में जैसे ही गया, मान लो ये एन लेवल था, एन इज इक्वल टू 1 था, दूसरे पर ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे, विजिबल हो। मान के चलो ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 है और ये आपका एन इज इक्वल टू 2 है। अब जैसे उसने एनर्जी अब्जॉर्ब किया वो कहां जाएगा, तो आपको सर वो ऊपर जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या हमें यह एक सीरीज हमें यहां नहीं दिखाई देगा, तो आपको सर बिल्कुल दिखाई देगा। कौन सी सीरीज होगी, तो मैं कहूंगा यह जो है एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। फिर उसके बाद से जब वो कुछ देर बाद वापस लौटेगा, तो हमें तब भी तो एक सीरीज के फॉर्म में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा सर। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वह ऊर्जा का उत्सर्जन फिर से करता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो क्या करेगा, हमें जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। आई होप आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर सबको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यह ऊर्जा का जो अवशोषण है तथा यह जो ऊर्जा का उत्सर्जन है, यह क्वांटा के रूप में, क्वांटा मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स, आपको पता है फोटॉन के छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है, के रूप में हमें जो है प्राप्त होता है। इसीलिए यह क्या होता है, परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होकर, परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार ना होकर के डिस्क्रीट होता है, यानी कि कैसा होता है, असतत होता है या फिर रेखी, ठीक है। कैसा होता है, डिस्क्रीट, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर होता है। या इसका मतलब यह है कि वह टुकड़ों में हमें मिलता है। समझ में आया, यानी कहने का मतलब यह है कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण कैसा होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इसीलिए जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता हमें। देखो ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दिया जा रहा है यहाँ पे, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। क्या यहाँ पे किसी प्रकार की आपको कोई लाइन दिख रही है, तो आपको नहीं सर कोई लाइन नहीं दिख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे ये जो क्वांटा है वो हमें कॉन्टिन्यूअस रूप में ना प्राप्त होकर के हमें डिस्क्रीट रूप में प्राप्त होता है। कैसे रूप में, डिस्क्रीट रूप में हमें प्राप्त होता है, असतत रूप में प्राप्त होता है, रेखीय रूप में। ये देखो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ना, इस रेखीय रूप में हमें प्राप्त होता है। और यही रेखीय हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, यही जो रेखा में प्राप्त होता है यही है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, यही आपका कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसा लेते हैं, मान के चलो कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित किया, उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद से वह निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पे चला जाएगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब जैसे वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह 10 की पावर 8 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक पाता, ठीक है। 10 की पावर 8 सेकंड के अंदर अंदर वो क्या होता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट करके आ जाता है। कितना, 10 की पावर 8 सेकंड रुक करके पुनः वह अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। और जब वह मूल ऊर्जा स्तर में पहुंचता है तो इस प्रक्रिया में एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर कह सकते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम, ठीक है, सही कर लेना। स्पेक्ट्रम की रेखा बनती है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम लाइमन सीरीज के रूप में जानते हैं। ध्यान समझना, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, लाइमन सीरीज के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से सेम यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी प्रक्रिया से हमें अदर सीरीज भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सीरीज अगर हम बात करें उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें नई सीरीज प्राप्त होती जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे हमें लाइमन सीरीज प्राप्त होती है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे हमें जो है
सेकंड एनर्जी लेवल पे हमें जो है बामर सीरीज प्राप्त होती है, थर्ड एनर्जी लेवल पे हमें जो है पास्टन सीरीज प्राप्त होती है, फोर्थ एनर्जी लेवल पे हमें ब्रैकेट सीरीज प्राप्त होती है, फिफ्थ एनर्जी सीरीज पे हमें जो है फंड सीरीज प्राप्त होती है, सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे हमें जो है हम्फ्री सीरीज प्राप्त होती है। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमें जो है एक अलग अलग प्रकार के जो है सीरीज प्राप्त होते जाएंगे। सर जितना भी आपने थ्योरी समझाया समझ में तो आ गया सर, लेकिन इसको मैं प्रॉपर विजिबल नहीं कर पा रहा हूं। कैसे करोगे विजिबल? अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, फिर आपको जो है विजिबल हो जाएगा। यहाँ भी 10 सेकंड कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, इमेज प्रॉपर दिख रहा होगा? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा? ठीक है चलो आ जाओ, अब इसे समझने की कोशिश करना। ये है आपका n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका पहला ऑर्बिट है। ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया था क्या है, के एल एम एन से मैंने आपको समझाया था कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट, एल आपका सेकंड ऑर्बिट, एम आपका थर्ड ऑर्बिट, एन आपका फोर्थ ऑर्बिट। इसी प्रकार से आपका जैसे जैसे लेटर बढ़ता जाएगा ऑर्बिट की संख्या भी आपके इसी प्रकार से बढ़ती जाती है। तो ये आपका के वाला यानी कि 1 ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है, और ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट है। सेम समझना, ये आपका जो है सिक्स्थ ऑर्बिट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ ऑर्बिट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है सर दिखाए गए हैं। अब मान के चलो क्या है आपका, मान के चलो जो आपका इलेक्ट्रॉन था इस लेवल पे था, n इक्वल टू 1 लेवल पे, ठीक है, n इक्वल टू 1 लेवल पे है। जब इसे एनर्जी प्राप्त हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसने ऊपर वाली सीरीज में चला गया, यानी कि उच्च स्तर में चला गया। मान लो इसने पहले इस लेवल में था, जैसे इसे एनर्जी प्राप्त हुआ यहाँ पे चला गया, मान के चलो कहां पे चला गया, यहाँ पे चला गया, या फिर मान के चलो यहाँ पे चला गया, या फिर मान के चलो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, या फिर मान के चलो यहाँ पे चला गया। अभी क्या होगा कि 10 पावर 8 सेकंड में वापस अपनी मूल अवस्था में लौटेगा। मूल अवस्था कौन सी है? तो आपको सर n इक्वल टू 1 इसकी मूल अवस्था है। जब ये वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता है तो इस प्रकार से एक सीरीज बनती है, ध्यान से देखो, इस प्रकार से एक सीरीज बनती है। इसी सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ध्यान समझना। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? इसी सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज कहते हैं। अब मान के चलो इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे था। अब सेम मान लो इसको दोबारा से, ये भी एक्साइट हुआ, ये भी एक्साइट हुआ, इसी प्रकार से ये भी एक्साइट हुआ। अब जब ये भी एक्साइट हुआ तो वापस अपनी अवस्था में लौटेगा। जब वापस अपनी अवस्था में लौटेगा तो यहाँ पे भी तो एक सीरीज मिलेगा, और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इस सीरीज को हम कहते हैं बामर सीरीज कहते हैं। अच्छा, नाम लाइमन बामर क्यों है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने इसका खोज किया था। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं, तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इसका सीरीज का नाम भी रख दिया गया। क्लियर? चलिए फिर n इज इक्वल टू 3 में सेम इसी प्रकार से सिमिलरली आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू 3 में हमें पास्टन सीरीज प्राप्त होता है। n इज इक्वल टू 4 में, n इज इक्वल टू 4 में ब्रैकेट सीरीज प्राप्त होता है। n इज इक्वल टू 5 में हमें जो है फंड सीरीज प्राप्त होता है। n इज इक्वल टू 6 में हमें हम्फ्री सीरीज प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। ये तो आपका हो गया एक एटम के रूप में। कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। आप एग्जाम में ये वाला भी बना करके आ सकते हो एनर्जी लेवल, और आप एग्जाम में ये वाला भी एनर्जी लेवल बना करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने लिख दिया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। सर ये क्या है? ये आपका ऑर्बिट्स है। मैंने आपको बताया था ना, ऑर्बिट्स की क्या है? संख्या है। ठीक है, ये आपका एनर्जी लेवल कह सकते हो या फिर ऑर्बिट्स कह सकते हो। तो हम ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आपका एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और डॉट 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 इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। अब किसी भी एटम के लिए अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं, एनर्जी लेवल कितना होता है किसी भी एटम के लिए? एनर्जी लेवल देखो इसका एक फार्मूला होता है। किसी भी एटम के एनर्जी लेवल का फार्मूला, अगर आप एनर्जी लेवल निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए एक एनर्जी लेवल का फार्मूला निकाला गया था। क्या निकाला गया था? En इज इक्वल टू, ध्यान रखना, En इज इक्वल टू, अगर मैं आपको एनर्जी लेवल लिखता हूं ना, जैसे कि मैं आपको लिख करके देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जो n इज इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल है, इसका कितना होता है? -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपने देखा होगा, लिखा हुआ आपने देखा होगा। इसका मैं कहता हूं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे मैं कह रहा हूं, कहां से आया है एनर्जी लेवल? तो किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल का फार्मूला है। कौन सा वह फार्मूला है? तो ये फार्मूला जो आपका है वह है आपका En इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला है वो आपका? तो आपको सर वो जो फार्मूला है वह आपका फार्मूला है En इज इक्वल टू -me की पावर 4, -me की पावर 4 ऑल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इनटू n का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है किसी भी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसमें और क्या ऐड करना है आपको, इसमें और क्या ऐड करना है, इसमें और क्या ऐड कर सकते हो आप, ध्यान समझना। अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं, आगे, तो हम लिख सकते हैं En इज इक्वल टू ये जो me की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू रखें,
अगर मैं इन सब की वैल्यू रखूं, इन सब की वैल्यू रखूं तो निकल करके आता है -13.4। कितनी वैल्यू निकल करके आता है? इसकी वैल्यू जो निकल करके आता है वो निकल करके आता है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल अपॉन एन की स्क्वायर। आप कहोगे सर एन क्या है यहाँ पे? तो जहां एन इज इक्वल टू है आपका है, एन इज इक्वल टू है आपका एनर्जी लेवल। क्या है? एनर्जी लेवल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ऑर्बिट्स। अब मान के चलो ये आपका एन इज इक्वल टू 1 है। एन इज इक्वल टू 1 में अगर आप यहाँ पे रखते हो, एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना प्राप्त होगा? एन इज इक्वल टू आप कहोगे सर प्राप्त होगा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। तो आपको सर बिल्कुल प्राप्त होगा। फिर मैं इसी प्रकार से यहाँ पे 2 रख दूं, कितना प्राप्त होगा? एन इज इक्वल टू 2 है तो 2 रख दूं, कितना प्राप्त होगा? यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। -13.4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कुछ आपकी एनर्जी लेवल्स होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 3 आपका दिया हुआ है तो इसकी जो एनर्जी लेवल कितनी होती है? -1.8 और समथिंग होता है। ठीक है, कितना होता है? इसकी में जो आपकी एनर्जी आती है, एनर्जी तो आता है 1.5 के समथिंग लगभग आता है। n इज इक्वल टू 4 में लगभग 1.85 के समथिंग आता है। और n इज इक्वल टू 5 में आपका जो आएगा, अच्छा 0 भी लगा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे कितना आएगा आपको सर? -0.85 आएगा। फिर यहाँ पे आप करोगे तो -0.54 लगभग आएगा, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे एन इक्वल टू 6 करोगे ये आपका लगभग -3.8 या कुछ समथिंग आएगा। आप एक बार चेक कर लेना निकाल के। ठीक है, और जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स बढ़ती जाएगी यानी कि इन्फिनिटी की ओर जाएगी, तो इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते जो एनर्जी लेवल है उसके यानी कि जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? तो आपको सर 0 हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी? आपको सर 0 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से यानी कि एनर्जी लेवल 1 से इंफिनिटी तक मान लो जाता है, उसके बाद से आता है तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं? जिसको हमने नाम दिया लाइमन सीरीज। फिर उसी प्रकार से सेकंड एनर्जी लेवल से जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसको कहते हैं बामर सीरीज। थर्ड एनर्जी लेवल पे जो हमें प्राप्त होती है उसको कहते हैं पास्चन सीरीज। हिंदी में भी लिख लेना लाइमन, हिंदी में भी लिख लेना मेरे दोस्त, लाइमन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पास्चन। ठीक है, क्या कहते हैं? पास्चन। और इस वाले को कहते हैं यानी कि जो हमें ठीक है यहाँ पे हम लिख देंगे बामर। ठीक है, बामर। और जो हमें फोर्थ पे प्राप्त हो रही है हम उसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। फिफ्थ पे जो हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं फंड सीरीज। क्या कहते हैं? फंड कहते हैं, फंड सीरीज कहते हैं। और सिक्स्थ पे जो हमें प्राप्त होती है, मान के चलो हमें यहाँ पे एक और सीरीज प्राप्त हो रही है, यहाँ पे इससे जो प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं हम फेरी सीरीज। क्या कहते हैं? हमफ्री कह देते हैं, वैसे इंग्लिश में लिखते हैं HUMPHREY। क्या कह देते हैं? हमफ्री कह देते हैं। हमफ्री हो गए भाई, हमफ्री। क्या कह देते हैं? हमफ्री कह देते हैं। ये सीरीज जो है आपको प्राप्त होती है। अब इसमें एक बात जानने लायक और है। और क्या जानने लायक है? ये जो सीरीज हमें प्राप्त हो रही है ना, ये किसी न किसी हमें स्पेक्ट्रम पे बिलोंग करती है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में बिलोंग करती है। कहां पे बिलोंग करती है? अल्ट्रा वायलेट रेंज में बिलोंग करती है। और आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेंज को क्या हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर। सेम उसी प्रकार से बामर सीरीज की बात करें तो जो बामर सीरीज होता है वो हमें विजिबल रेंज में प्राप्त होती है। कहां पे? विजिबल रीजन में प्राप्त होती है। इसलिए इस बामर सीरीज को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं भाई। इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। खुली आंखों से क्या कर सकते हैं? तो आपको सर इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट, फंड, पास्चन, इसके बाद जितनी भी सीरीज प्राप्त होंगी वह इंफ्रारेड को बिलोंग करती है। कहां पे बिलोंग करती है? इंफ्रारेड रे को बिलोंग करती है। कहां पे? देखो इंफ्रारेड लिखा हुआ है, इंफ्रारेड को बिलोंग करती है ये सारी की सारी सीरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और बोर के परमाणु मॉडल के बेस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार से बोर ने की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया होगा भाई वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलिए देखो अब जो भी मैंने आपको बताया
कि किस प्रकार से आपकी जो ये सीरीज प्राप्त होंगे। ठीक है, ये जो सीरीज प्राप्त होंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो सीरीज प्राप्त होंगे ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। लाइनमैन सीरीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपको बाउमर सीरीज आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपको पास्टन सीरीज यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको ब्रैकेट सीरीज है, यहाँ पे फंड सीरीज है, यहाँ पे हम्फ्री सीरीज है। कुछ इस प्रकार से जो है इसका स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है ये, कुछ इस प्रकार से इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि उसके बीच बीच की जो तरंगदैर्घ्य होता है, बीच बीच का जो लैम्डा होता है ना, वो गायब रहता है। सारी चीजें हमें प्राप्त नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस में प्राप्त नहीं होती, वो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में जो है हमें प्राप्त होती है। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छे, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब नया टॉपिक आपका है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था जो बोर का परमाणु मॉडल है वो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था। तो क्या है ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखो, हाइजेनबर्ग कौन? ये आपके जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक के साथ साथ इन्होंने सन 1927 में एक अपना प्रिंसिपल प्रस्तुत किया। उसी प्रिंसिपल को हम जानते हैं, उसी सिद्धांत को हम जानते हैं हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से। किस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने जर्मन वैज्ञानिक ने सन 1927 ईस्वी में एक नियम स्थापित किया, एक नियम प्रतिपादित किया, और उसी नियम को हम हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्या कहता है ये इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन की अगर हम स्थिति के बारे में एक्यूरेट पता करना चाहते हैं, हम उसके मोमेंटम के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बारे में अगर हम पता करना चाहते हैं, हम उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में एक्यूरेट नहीं पता कर सकते। यही आपका है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जांपल में आपको दूंगा और अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से देखना। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? तो इसके नियम के अनुसार किसी कण की स्थिति, और किसी कण की स्थिति यहां पे लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक कण इसलिए बोला क्योंकि जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी वह सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के लिए ही था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही सही निकला। बाकी जो बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े पार्टिकल्स के लिए उनका प्रिंसिपल सही नहीं निकला। इसलिए हमेशा याद रखना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके अनुसार किसी कण की स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम पूरी सटीकता से नहीं माप सकते, एक साथ पूरी सटीकता से हम नहीं माप सकते, इतना ध्यान रखना। हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल ये कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का हम उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी कि उसकी गति और उसका संवेग उसका स्थिति और उसका संवेग हम जो है एक साथ पूरी सटीकता से नहीं माप सकते। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यदि हम उस कण की स्थिति को बहुत सटीकता से मापें, अगर हम उस कण की स्थिति को बहुत सटीकता से मापते हैं तो उसके मोमेंटम की अनिश्चितता बढ़ जाती है, तो उसके संवेग के बारे में उसकी अनिश्चितता यानी कि उसके मोमेंटम के बारे में उसकी अनिश्चितता बढ़ जाती है। और यदि हम उसके मोमेंटम को बिल्कुल सटीकता से मापें तो उसका पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वह जो है क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा, यानी कि पोजीशन की स्थिति जो है वो हो जाएगी आपकी, कैसी हो जाएगी? अनिश्चित हो जाती है। क्लियर, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके अनुसार क्या है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जाए, इन्होंने ये बोला कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वाई का मतलब, डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा वो हमेशा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा h/4 पाई के। h/4 पाई यहाँ पे क्या है? तो आपका एक कांस्टेंट है, इन्होंने कांस्टेंट बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन में अनिश्चितता और उसकी गति में अनिश्चितता हमेशा जो है या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी h/4 पाई के। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का आप प्रिंसिपल लिखोगे, जब भी आप हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का प्रिंसिपल लिखोगे, आप ये वाला फार्मूला जरूर से जरूर लिखना, ठीक है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो यक्स यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? तो आपको सर डेल्टा एक्स जो है कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी इन पार्टिकल पोजीशन, ठीक है। दूसरा क्या है? डेल्टा पी यहाँ पे क्या है? तो आपको सर कण की गति में अनिश्चितता यानी कि uncertainty in particles
मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, जरूर से जरूर याद रखना। और यहाँ पे h क्या है, आपका h है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लांक्स, h क्या है यहाँ पे, तो आपको सर यहाँ पे h जो है वो आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझना, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझना कि मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका मोमेंटम जानना चाहते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की हम स्थिति की मापन करना चाहते हैं और उसका मोमेंटम का मापन करना चाहते हैं। आपको पता है ये एटम है, आपको पता है एक छोटा सा एटम बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ये आपका एटम हो गया, मान के चलो ये आपका एटम है। इस एटम के बीच में आपको पता है एक छोटा सा न्यूक्लियस है, इस एटम के बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है। बन जाओ यार, एक सेकंड, रुकना रुकना रुकना, ठीक है, ये छोटा सा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और आपको क्या पता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, तो आपको सर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। अगर मान लो कि कोई सा एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, अगर मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा आपको दिखेगा अभी नहीं, बड़ा बना देता हूँ दूसरे पेज में ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए समझने की कोशिश करना, ये आपका एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपका चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। मान लो ये मैंने एक ऑर्बिट बना दिया और इसी ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब मान के चलो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और मैंने क्या बोला कि इस इलेक्ट्रॉन की मैं क्या पता लगाऊंगा, पोजीशन पता लगाऊंगा। इस इलेक्ट्रॉन की मैं पोजीशन पता लगाऊंगा और इस इलेक्ट्रॉन की मैं मोमेंटम पता लगाऊंगा। क्या, मोमेंटम, मैं इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम पता लगाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, तभी तो मोमेंटम पता लगाने की बात कर रहे हो। अब मान के चलो जैसे मैं इसकी सर्टेन पोजीशन का पता लगाना चाहूंगा, मान के चलो मैं इसकी जैसे ही पोजीशन का पता लगाऊंगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, हमें जूम करके ही तो पता कर पाएंगे ना, यानी कि हम इसको माइक्रोस्कोप में देख करके ही तो पता चलेंगे। अब मान के चलो जैसे मैं इसकी पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन जैसे ही मैं इसका पता करना चाहता हूं, हमने बिल्कुल इसे जूम किया हुआ है ताकि जूम करने के बाद से उसका एक्यूरेट पोजीशन में पता चल जाए। लेकिन जैसे ही मैंने इसका एक्यूरेट पोजीशन पता किया, अब जूम करने की वजह से मुझे उसके मोमेंटम का पता बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं कर सकते कि उसका मोमेंटम क्या है। यानी कि जैसे ही मैं इसको पोजीशन की अगर जैसे मैं पता लगाऊं सटीकता से, बिल्कुल एक्यूरेट इसका पोजीशन पता लगा लिया, मैं इसका मोमेंटम एक्यूरेट पता नहीं लगा सकता। अगर मान के चलो अब मैं इसके पोजीशन को ना गौर करके सबसे पहले मैंने इसकी मोमेंटम को पता लगाना चाहा कि किस गति से यह जो है मूवमेंट कर रहा है, किस गति से घूम रहा है, तो जैसे मैं इसकी गति पता लगाऊंगा तो मैं इसके पोजीशन को बिल्कुल एक्यूरेट पता नहीं कर सकता कि किस पार्टिकुलर पोजीशन पे है। जैसे मैंने मोमेंटम को पता लगाया एक्यूरेटली तो उसके पोजीशन में क्या बढ़ जाएगी, उसके पोजीशन की अनिश्चितता बढ़ जाएगी, यानी कि हम जो दोनों हैं एक साथ एक्यूरेट पता नहीं कर सकते। यही आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और यही आपका एग्जांपल में लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बहुत ही एक्यूरेटली से मापते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्थान की जानकारी तो हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसके मोमेंटम के बारे में हमें कुछ भी निश्चित नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां है या तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन वह कितनी तेजी से और किस दिशा में चल रहा है इसकी अंदाजा हम जो है नहीं लगा पाएंगे। क्लियर। दूसरा, अगर हम इसके पहले मोमेंटम की बात करें, अगर हम इसके मोमेंटम की मापन करते हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के संवेग को बहुत सटीकता से हम मापते हैं तो उसकी स्थिरता का निर्धारण करना जो है बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें उसके इलेक्ट्रॉन कितनी गति से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कितनी गति से चल रहा है उसको हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या नहीं पता चलेगा, वह किस स्थान पर है इसका अंदाजा जो है हम नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया क्या। लेकिन वही आज के टाइम में बड़े पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल, मान लो कोई कार है, कार को गोल गोल घुमा दो, कार को गोल गोल घुमा दो। अब बहुत तेजी से मान लो उस कार, बहुत ज्यादा तेजी से कार गोल गोल घूम रही है, क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल्स है, और जो बड़ा पार्टिकल है आपको पता है बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम उसे क्या कह सकते हैं, वो जब वो बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हम उसके गति के साथ साथ हम उसका मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये जो है इनका जो स्टेटमेंट था वह जो है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट के लिए ही सही निकला, और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े पार्टिकल्स के लिए इनका जो थ्योरी था वह जो है सही नहीं निकला। आई होप आपको हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर
आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आया हो, हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरीके का वीडियो जो है उन्हें जो है मिल जाए कि उन्हें किस तरीके का हमारे चैनल पे आपको जो है कितनी वैल्यूएबल आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए और वो हमसे जुड़े और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए आप बस इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। वीडियो वाकई में अगर आपको अच्छा लगता हो तो लिखो कि हाँ सर, आपने जो कुछ भी पढ़ाया बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया है, इतना अच्छे से सर मुझे और किसी का समझ में नहीं आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी कैसा लगा वीडियो अपना अपना ओरिजिनल राय देना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको समझ में आया तभी लिखना कि हाँ सर आपने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। इसके अलावा कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, और पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, इन सब के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।